गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, फिर से स्वागत है आपके अपने क्लास में। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9 की हिस्ट्री और अभी तक हम लोगों ने चैप्टर 1 को कंक्लूड कर लिया है। फ्रांसीसी क्रांति हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब आज से हम लोग एक नए चैप्टर को इंट्रोड्यूस करेंगे और इसके बारे में बात करेंगे। तो आज का जो हमारा चैप्टर है जिसको हम लोग को आज पढ़ना है वो है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। इस चैप्टर में हम लोग दो चीज को पढ़ रहे हैं, यूरोप में समाजवाद और फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रूस की क्रांति। तो दोनों को हम लोग अलग अलग समझेंगे। यूरोप में समाजवाद का उदय कैसे होता है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि समाजवाद है क्या, व्हाट इज सोशलिज्म, इसके बारे में बात करेंगे। फिर जानेंगे कि समाजवाद का प्रचार प्रसार कैसे हुआ या समाजवाद कैसे आया, इसको देखेंगे। इसके बाद देखेंगे कि समाजवाद पे आधारित यूरोप में कौन सी क्रांति हुई या किस देश में इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा, तो इसके बारे में बात करेंगे। इस टॉपिक को भी हम लोग जैसे हम लोग लास्ट अपना फ्रांसीसी क्रांति में किए थे, छोटे छोटे सेगमेंट में करके पढ़े थे, उसी तरह आज के भी इस चैप्टर को भी हम लोग क्या करेंगे, छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड करके पढ़ेंगे, क्योंकि लंबा हो जाएगा। एक दिन में हम चाहें खत्म करने के लिए तो 1 घंटा का हमारा टाइम लग जाएगा और इतना लंबा वीडियो भी क्या हो जाता है, पढ़ने में झेला हो जाता है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, छोटे छोटे करके कंटेंट को पढ़ेंगे, समझेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि फ्रांस में जो क्रांति हुई, फ्रांस में क्रांति के बाद सामाजिक परिवर्तन का युग कैसे आया। तो फ्रांस की क्रांति के बाद हम लोग क्या देखते हैं, समाज में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, यूरोप में समाजवाद। आज हम लोग बस इसी की बात करेंगे, यूरोप में समाजवाद, क्योंकि आज का वीडियो हमारा इसी में समाप्त हो जाएगा। तो रूस की क्रांति को तो हम लोग आज स्टार्ट नहीं कर सकते, इसके बाद स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट 1 या 2 वीडियो के बाद हम लोग इसको रूस की क्रांति को करेंगे। तो क्या बात करते हम लोग कि सामाजिक परिवर्तन का युग फ्रांस की क्रांति के बाद प्रारंभ हो गया। और फ्रांस की क्रांति के बाद 2 मुख्य विचारधारा लोगों के मन मस्तिष्क में अब क्या होने लगा, प्रज्वलित होने लगा। एक क्या था, स्वतंत्रता, है ना, स्वतंत्रता, और दूसरा क्या था, समानता, इक्वालिटी एंड लिबर्टी, समानता। ठीक है, ये दोनों विचारधाराएं अब लोगों को प्रभावित करने लग गई। इससे पहले अभी तक लोग जागरूक नहीं थे। विश्व के प्राय सभी कंट्री में हम लोग क्या देख रहे थे, मोनार्की गवर्नमेंट था। लेकिन फ्रांस की क्रांति के बाद हम लोगों ने कहा कि उसका फ्रांस की क्रांति का क्या परिणाम आया, समानता आया और स्वतंत्रता आया। इसके बाद लोग क्या होने लगे, स्वतंत्रता और समानता की विचारधारा से क्या होने लगे, प्रभावित होने लगे। सामाजिक अब परिवर्तन का युग प्रारंभ हो गया। मगर समाज में जो थे, यूरोप के समाज में जो थे लोग, सभी लोग आमूल समाज में परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे। सभी लोग नहीं चाहते थे कि पूरा समाज ही चेंज हो जाए और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ जाए या उदारवादी पूरी तरह से हावी हो जाए। तो अभी भी लोगों के मन में क्या थे, समाज का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, इसमें काफी भिन्नताएं थी। एक समय सामाजिक वर्ग जो था, हम लोग क्या देख रहे हैं, फ्रांस की क्रांति के बाद वो 3 विचारधाराओं में पनपने लगा। पहला वर्ग जो था वो था उदारवादी। पहला जो वर्ग हमारा आया वो क्या था, उदारवादी। दूसरा जो हुआ हमारा उदारवादी या लिबरल, उदारवादी। दूसरा जो विचारधारा हमारा पनपा वो क्या हुआ, वो हुआ रेडिकल। तीनों चीज को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे कि रेडिकल क्या है, उदारवादी क्या है, रेडिकल। और तीसरा जो हमारा हुआ वो क्या हो गया, रूढ़िवादी। तीसरा कॉन्सेप्ट विचारधारा जो हमारा क्या हो गया, रूढ़िवादी। फ्रांस की क्रांति के बाद ये 3 तरह के विचारधारा समाज में देखने को मिलने लगा। पूरा समाज तो नहीं चाहता था कि परिवर्तन हो जाए। फ्रांस की क्रांति के बाद एक नई विचारधारा पनपे, तो अभी भी समाज में 3 प्रकार के विचारधारा के लोग थे। उदारवादी जो विचारधारा के लोग थे वो स्वभावतः वो उदार थे, लेकिन सभी धर्मों को क्या चाहते थे, बराबरी का पक्ष चाहते थे। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि यूरोप में जो धर्म था वो क्या था, धर्म में समानता हम लोग नहीं देखते हैं। जैसे ब्रिटेन की बात करें, यूरोप का एक कंट्री ब्रिटेन, तो ब्रिटेन की सरकार जो थी
चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन किया करती थी। इसके अलावा हम लोग बात करें ऑस्ट्रिया की और स्पेन की, तो यहाँ किस तरह का धर्म देखने को मिल रहा है, कैथोलिक धर्म देखने को मिल रहा है। यहाँ कैथोलिक धर्म को प्रिविलेज दिया जाता था। लेकिन उदारवादी क्या चाहते थे कि समाज में सभी धर्मों के लोगों को क्या मिले, बराबरी मिले। उस समय यूरोप में किसी एक धर्म का क्या था, महत्व नहीं था, और उदारवादी क्या चाह रहे थे कि सभी धर्मों को क्या मिले, क्योंकि एक धर्म तो था नहीं, तो क्या चाह रहे थे कि सभी धर्मों को इक्वालिटी मिले। इसके अलावा उदारवादी और भी कुछ बात चाहते थे, जैसे इससे पहले क्या था, वंश आधारित शासक चलते थे। हम लोग फ्रांस में देखें, बोर्बो वंश का शासन चल रहा था, या फिर हम इंग्लैंड की बात भी करेंगे तो वहां भी हम लोग देखेंगे कि वहां भी राजतंत्र एक ही घराने पे चल रहा था। तो इस वंश आधारित एक ही वंश के लोग, डायनेस्टी के लोग जो शासन कर रहे हैं, राजा के बाद उसका पिता के बाद उसका पुत्र होगा, पुत्र के बाद उसका पोता होगा, शासक गद्दी पे बैठेगा, इसका क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे कि वंश आधारित शासन को क्या करना चाहिए, समाप्ति होनी चाहिए, निर्वाचित सरकार होना चाहिए, ऐसा वो लोग चाहते थे। क्या चाहते थे कि पढ़े लिखे न्यायाधीश के द्वारा कानून बनाया जाए और निर्वाचित सरकार हो। लेकिन बावजूद इसके जो उदारवादी हम जिसको लिबरल कह रहे हैं, वो क्या थे, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के यानी कि यूनिवर्सल फ्रेंचाइज के क्या थे, विरोधी थे। ये अभी भी नहीं चाह रहे थे कि सभी को मत देने का सार्वभौमिक मताधिकार मिले। सार्वभौमिक मताधिकार के क्या थे, ये विरोधी थे। ठीक है, तो फिर कैसा सरकार चाह रहे थे, ये कैसी निर्वाचित सरकार की बात कर रहे थे। वोट का आधार क्या होगा, वोट वही करेगा जो संपत्ति वाले होंगे, जैसे हम लोग फ्रांस में देखते आए थे। फिर वही बात होगी स्टार्टिंग से जो हम लोग करते आ रहे हैं कि कुलीन वर्ग के लोगों को ही फिर से प्रिविलेज मिल जाए। ये उदारवादी का कहना था, है ना। ये इनका आधार चुनाव जरूर था कि निर्वाचित सरकार चुना जाए, लेकिन लोकतांत्रिक आधार इनका नहीं था। ये तो हमारा था क्या, उदारवादी का कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने अभी तक देखा। उदारवादी कैसी समाज की बात कर रहे हैं, समाज में उदारवादी समाज हो तो कैसा समाज हो, इसकी पर हम लोग चर्चा किए। अब हम बात करते हैं और देखते हैं रेडिकल क्या चाहता है, रेडिकल क्या है, इसके बारे में बात कर रहे हैं कि रेडिकल हमारा सेकंड वाला, इसका विचारधारा कॉन्सेप्ट क्या है। ये क्या चाहता था कि बहुमत के आधार पे क्या हो, सरकार चुनी जाए। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने देखा फ्रांस में कि महिलाओं को सफरेज राइट 1946 में बहुत लंबे संघर्ष के बाद मिलता है। तो ये क्या चाह रहा है, रेडिकल चाह रहा है कि समाज में परिवर्तन हो। ठीक है, और महिलाओं को भी मताधिकार का समर्थन है। अभी तक जो समाज में जमींदार वर्ग के लोग थे, उद्योगपति वर्ग के लोग थे, उनको जो विशेषाधिकार मिला था उसको क्या चाह रहा था, ये समाप्त कर दिया जाए। ये जमींदार वर्ग के विशेषाधिकार का, उद्योगपति वर्ग के विशेषाधिकार का क्या था, विरोधी था। ये हमारा हो गया रेडिकल। और साथ ही साथ निजी संपत्ति जो है उसका ये विरोधी नहीं था कि कोई व्यक्ति के पास अपना प्रॉपर्टी है तो उसे छीन के ले लिया जाए, इसकी बात ये नहीं कर रहा है। निजी संपत्ति हो सकती है, लेकिन जो संपत्ति का संकेंद्रण केंद्र बिंदु केवल एक व्यक्ति के हाथ में है, उसको क्या किया जाए, समाप्त किया जाए। ये रेडिकल का मानना था। अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे विचारधारा की, ये रूढ़िवादी विचारधारा, और इनका क्या कॉन्सेप्ट था इसको समझते हैं। तो रूढ़िवादी तबका जो था वो रेडिकल और उदारवादी दोनों के खिलाफ था। दोनों का कॉन्सेप्ट इससे रूढ़िवादी कंजर्वेटिव, जो समाज में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं चाहता हो, प्राचीन परंपरा को अपने बनाए रखना चाहता है। ठीक है, लेकिन जो फ्रांस में घटना घटी फ्रांसीसी क्रांति के बाद, अब ये भी क्या हो चुका था, अवेयर हो चुका था, सजग हो चुका था। रूढ़िवादी भी अब क्या चाहने लगे, समाज में बदलाव चाहने लगे। बदलाव की जरूरत को क्या कर लिए, स्वीकार कर लिए, क्योंकि समझ चुके थे जो है सिर्फ फ्रांस में हो चुका था वो आगे घटना यूरोप के किसी और भी कंट्री में भी हो सकता है। यानी 18वीं सेंचुरी में जो रूढ़िवादी आमतौर पर परिवर्तन के विरोधी थे, प्राचीन परंपराओं को ढोना है, 19वीं शताब्दी तक आते आते तक उनका कॉन्सेप्ट बदल गया। लेकिन वो चाहते थे कि अतीत का सम्मान किया जाए और अतीत को पूरी तरह से ठुकराया ना जाए और बदलाव की प्रक्रिया हो, मगर धीमी गति से हो।
ऐसा किसका मानना था? रूढ़िवादी का मानना था। तो ये तो हमारा था फ्रांस की क्रांति के बाद समाज में परिवर्तन कैसे हो, इसके पीछे 3 थॉट्स थ्योरी को हम लोगों ने देखा, विचारधाराओं को समझा, उदारवादी को समझा, रेडिकल को समझा और रूढ़िवादी को समझा। अब हम बात करते हैं कि औद्योगिक क्रांति के बाद हम लोग क्या बात करेंगे कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो चुका है। औद्योगिक क्रांति के बाद समाज में क्या देखने को मिलता है? औद्योगिक क्रांति के बाद, औद्योगिक घराने के बाद सामाजिक परिवर्तन में किस तरह का रुख आता है? औद्योगिक क्रांति के बाद अब क्या होता है? रेलवे का विस्तार हो चुका होता है और औद्योगिकरण विकसित होती है। इसका समाज पे और आर्थिक बदलाव दोनों ही देखने को मिलता है। अब समाज में आर्थिक रूपरेखा या सामाजिक रूपरेखा किसके हाथ में आए? ये बहुत बड़ा सवालिया क्वेश्चन है। औद्योगिकरण के बाद क्या देखने को मिलता है कि अब जितने भी औरत मर्द बच्चे थे वो कहाँ उठ के आ रहे हैं? फैक्ट्री में आ गए हैं, है ना, और उद्योग में काम करने के लिए आ रहे हैं। काम की पालियां बढ़ाई दी गई है, समय घंटे बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन मजदूरी जो है वो क्या कर दिया गया है? कम कर दिया गया है। वेजेस जो हो गए हैं वो क्या कर दिया गया है? कम कर दिया गया है। इससे मजदूर वर्ग में क्या हो रही है? असंतुष्टि हो रही है। और साथ ही साथ जब औद्योगिकरण हुआ तब एक चीज और होता है, देखने को मिलता है। क्या होता है? लोगों का शहरों की ओर मूव करना, बसना अब ज्यादा होने लगा। लोग शहर के लिए वो बढ़ने लगे, तेजी से फैलने लगा। अब साथ ही साथ शहर में आवास की समस्या, साफ सफाई का ये समस्या, ये सब क्या होने लगा? मुश्किल बढ़ने लग गई। इस समय उदारवादी रेडिकल दोनों ही समस्याओं का हल खोजने लगे कि इस तरह के जो चैलेंज है शहर में हो रहे हैं, इससे क्या हो सके? मुक्ति मिले। ठीक है, सभी उद्योग जो था अभी तक क्या था? वो व्यक्तिगत संपत्ति मानी जाती थी। एट प्रेजेंट अभी तक है ना। कुछ कुछ सरकारी कंपनियां भले हैं, लेकिन जो मुनाफे वाली कंपनियां हैं वो निजीकरण के हाथ में ही देखने को मिलता है। और मेहनत किसका हो रहा है? मजदूरों का हो रहा है। जो हमारे रेडिकल थे, उदारवादी थे, वे क्या चाहते थे कि मजदूर स्वस्थ रहे और पढ़े लिखे रहे। ठीक है, तभी उद्योगों की भी क्या हो सकती है? उन्नति हो सकती है। ये लोग कुछ और तरह के विशेषाधिकार की बात कर रहे थे। जैसे अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे कि निजीकरण हो रहा था, है ना, उद्योग निजी संपत्ति के हाथ में था। लेकिन यूरोप में 1815 तक आते आते तक जिस तरह की सरकार बनी वहां पे, उससे अब क्या लोग चाहते थे? छुटकारा पाना चाहते थे। फ्रांस में, इटली में, जर्मनी में और रूस में लोग क्रांतिकारी हो रहे थे, क्योंकि औद्योगिक वर्ग के लोग जो थे उन पे क्या कर रहे थे? शोषण कर रहे थे, उससे ज्यादा काम करवा रहे थे। बदले में उन्हें मजदूरी भी क्या मिल रही थी? बहुत कम मिल रही थी। तो राष्ट्रवादी कार्यकर्ता जो थे क्रांति के लिए राष्ट्र की स्थापना करने की बात करने लगे। इसी समय यूरोप में एक नया कॉन्सेप्ट बिल्डअप होता है, वो होता है यूरोप में समाजवाद का आना, है ना। अब हम बात करेंगे नए सिरे से किस पे कि यूरोप में समाजवाद कैसे आया। सबसे पहले हम बात जानेंगे कि समाजवाद है क्या, सोशलिज्म है क्या, व्हाट इज सोशलिज्म। समाजवाद क्या है? तो समाज के पुनर्गठन की संभवतः सबसे दूरगामी दृष्टि प्रदान करने वाली विचारधारा ही समाजवाद है। वैसा कॉन्सेप्ट समाजवाद को कहेंगे जिसमें सबसे ज्यादा फायदा किसका हो? समाज का हो, ऐसा दूरगामी परिणाम मिले। ऐसा कॉन्सेप्ट कौन, विचारधारा कौन रख रहा है? समाजवादी रख रहे हैं, जिसमें समाज के सभी वर्ग के लोगों, तमगे के लोगों को क्या हो? लाभ मिले, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, मजदूर हो या किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो। ठीक है, ऐसा कॉन्सेप्ट किसका है? समाजवाद का है। यूरोप में समाजवाद का जाना पहचाना नाम था और उसके तहत बहुत सारे लोगों को ध्यान आकर्षित होने लगा। यूरोप में समाजवाद की तरफ क्या होने लगा? ध्यान आकर्षित होने लगा, क्योंकि फ्रांस में भी हम लोगों ने देखा इसी समाजवाद के कॉन्सेप्ट पे क्या हुई? क्रांति हुई। हम लोग पहले क्या देखे थे कि फ्रांस समाज जो था वो स्टेट वर्ग में और श्रेणी में विभाजित था, लेकिन क्रांति के बाद ये स्टेट और श्रेणी का क्या होती है? समाप्ति होती है। तो अब सवाल उठता है
कि क्या कोई समाज बिना संपत्ति के चल सकता है, या समाजवादी समाज का आधार क्या है, बिना मनी के समाज चलेगा। अब ये बहुत बड़ा सवाल है कि समाज आखिर चलेगा कैसे। समाज में बिना संपत्ति समाज चल सकता है, या संपत्ति का अधिकार समाज में किसके पास होगा, ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन है। तो अब आइए इसी बात का आंसर ढूंढते हैं अपने समाजवाद को कॉन्सेप्ट को समझने में। ठीक है, समाजवाद के कॉन्सेप्ट को समझ के द्वारा समाजवादियों के पास भविष्य की एक बिल्कुल भिन्न दृष्टि थी। अब समाजवादी कैसे क्या चाहते थे, समाजवादी ने कहा कि निजी संपत्ति किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होना चाहिए। उद्योग घराना, मेहनत तो मजदूर वर्ग के लोग कर रहे हैं, मुनाफा उन्हें कम मिल रहा है, तो वो क्या चाह रहे हैं कि समाज कैसे होना चाहिए, किस तरह से विभाजित होना चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे कि समाजवाद का कॉन्सेप्ट रखा किसने। समाजवाद का कॉन्सेप्ट रखने वाले व्यक्ति का नाम है रॉबर्ट ओवेन। ये इंग्लैंड के क्या थे, खुद एक उद्योगपति थे, रॉबर्ट ओवेन। और ये क्या थे, ये खुद इंडस्ट्रियलिस्ट थे। जैसे हम लोग फ्रांस की क्रांति के समय भी बात किया, हम लोगों ने देखा सीजो अबे, है ना, और मिराबो, ये क्या थे, खुद पादरी थे और एक कुलीन वर्ग के थे। लेकिन इन्होंने समाज में ये पादरी और कुलीन वर्ग के सोसाइटी का फर्स्ट और सेकंड स्टेट का विरोध किया। ठीक उसी तरह रॉबर्ट ओवेन जो समाजवाद का कॉन्सेप्ट ला रहे हैं, वो इंग्लैंड के खुद क्या हैं, एक पूंजीपति वर्ग के से बिलोंग करने वाले हैं, उद्योगपति हैं। और इन्होंने इंग्लैंड के जाने माने जो उद्योगपति थे, इन्होंने सबसे पहले अमेरिका में, जो समय इंडियाना नाम से फेमस था, में एक नया न्यू हार्मोनी के नाम से एक नए तरह का समुदाय बनाया। ठीक है, ये किस तरह का समुदाय था, कोऑपरेटिव समुदाय। क्या होगा, देश में एक सामूहिक खेती होगी। देश कैसे चलेगा जब संपत्ति का आधार क्या होगा, तो क्या बताया गया, इन्होंने क्या बताया कि कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जाएगी। इसी की विचारधारा पे आगे हम लोग फ्रांस में भी लुई ब्लॉन्क को भी देखते हैं। लुई ब्लॉन्क ने भी क्या किया, फ्रांस में कोऑपरेटिव सोसाइटी, है ना, कोऑपरेटिव, ये क्या हो गया, ये हो गया कॉपरेशन। कॉपरेशन मतलब सहयोग करना। जिसके पास जितना भी संपत्ति खेत है उसको क्या करेंगे, सब मर्ज कर दिया जाएगा। जो जितना पूंजी लगाएगा उसके आधार पे उसे लाभ दिया जाएगा। ये क्या हो गया, कोऑपरेटिव हो गया। आइए बात समझ में। तो इनका कॉन्सेप्ट कैसा था, समाज कैसे चलेगा, समाज के सारे जमीन को, देश के सारी जमीन को क्या कर दिया जाएगा, एक इक्वल खेत बनाया जाएगा और उसमें काम किया जाएगा। जो जैसा काम करेगा या उसके अनुसार ही उसे क्या मिलेगा, मुनाफा दिया जाएगा। तो ये इनका समाजवाद का कॉन्सेप्ट था। अब इस समाजवाद में एक नए और विचारधारक हुए जिनका नाम है कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल। इन्होंने इस दिशा में एक नई मिसाल पेश किया। मार्क्स का विचार था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है। औद्योगिक समाज जितना है वो क्या है, पूंजीवादी समाज है। और मार्क्स का विचार था कि औद्योगिक स्वामित्व को, पूंजीपतियों का मुनाफा में किसका अधिकार होना चाहिए, मजदूरों का अधिकार होना चाहिए, है ना। मजदूर मेहनत करते हैं और मुनाफा किसे मिल रहा है, पूंजीपति वर्ग को मिल रहा है। तो इसका क्या करते थे, वो विरोध करते थे। और पूंजीवादी वर्ग को क्या, और उनकी संपत्तियों को उखाड़ फेंक देना चाहिए। मजदूरों को एक अत्यंत भिन्न किस्म का समाज बनाना चाहिए। ऐसा किसका मानना था, कार्ल मार्क्स का मानना था और फ्रेडरिक एंजल का मानना था। यानी कि समाज में आदमी अब क्या रूप अपना लिया, उग्र रूप अपना लिया। इस नई विचारधारा का नाम क्या हो गया, साम्यवाद या कम्युनिस्ट। इस उग्र विचारधारा का नाम क्या हो गया, साम्यवाद या कम्युनिस्ट। मार्क्स ने कुछ और बातों को जोड़ दिया साथ में कि समाज में किसका अधिकार होना चाहिए, मजदूर वर्ग का अधिकार होना चाहिए। उन्होंने भविष्य के लिए समाज को साम्यवादी समाज का नाम दिया। और मार्क्स का विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीत किसकी होगी, अंततः मजदूरों की होगी, है ना। वर्क क्लास स्ट्रगल, इन्होंने मार्क्स ने क्या बात कहा है, क्लास स्ट्रगल, वर्ग संघर्ष की बात कही। पूंजीपतियों के साथ जो संघर्ष होगा उसमें अंततः जिसकी होनी है, मजदूर की होनी है। उन्होंने इस जो विचारधारा अपनाया उसको हम लोग समाजवाद की जगह साम्यवाद नाम देते हैं या कम्युनिस्ट का नाम देते हैं। कम्युनिस्ट समाज ही भविष्य का समाज होगा, ऐसा इसका मानना था, कार्ल मार्क्स का मानना था। अब बात करते हैं कि 1870 के बाद यूरोप में समाजवाद और कई देशों में फैलने लगा।
इन साम्यवादियों ने क्या किया, एक सेकंड इंटरनेशनल नाम से क्या बनाया, अंतरराष्ट्रीय संस्था बनाई। सेकंड इंटरनेशनल के नाम से इन लोगों ने क्या बनाया, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बॉडी बनाया जिसमें साम्यवाद विचारधारा को रखा गया। सेकंड इंटरनेशनल नाम से एक साम्यवादी संगठन बनाया और इसमें दुनिया के मजदूरों एक हो की बात कही गई। संगठन ने कोष क्या स्थापित किया, साम्यवादी एक कोष स्थापित किया और काम के घंटों को घटाने की बात कही, उसके लिए आवाज उठाया। इस समय अभी तक 1870 तक साम्यवादी के पे आधारित कोई भी सरकार विश्व में कहीं नहीं बना। जर्मनी में इस साम्यवादी के नाम से एक पॉलिटिकल पार्टी बनाया गया जिसका नाम था सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, एसडीपी। ये जर्मनी में पॉलिटिकल पार्टी हुई। उसके बाद 1905 के बाद हम देखते हैं कि ब्रिटेन में एक पॉलिटिकल पार्टी बनाया गया जो कि समाजवाद पर आधारित था। वो पार्टी कौन था, लेबर पार्टी, मजदूर दल की स्थापना हुई। लेकिन 1914 तक जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, अभी तक विश्व में किसी भी कंट्री में साम्यवादी या समाजवाद का कोई भी सरकार नहीं बना है। अब हम बात करेंगे रूस की क्रांति और रूस की क्रांति के फलस्वरूप समाजवाद का क्या नतीजा समाज में या विश्व में देखने को मिलता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो चूंकि हमारा वीडियो अब लंबा हो चुका है तो रूसी क्रांति को हम लोग नेक्स्ट डे समझेंगे। अभी तक हम लोगों ने केवल यूरोप में समाजवाद कैसे आया या समाजवाद क्या है इस कॉन्सेप्ट को समझा और विश्व में इसका क्या प्रभाव पड़ा इसे समझाना। आई होप इन सारी बातों को अभी तक आप समझ चुके होंगे। थैंक यू सो मच।